नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 पस भाग 2 का पाठ 8 कारतूस पढ़ेंगे। कारतूस पाठ के लेखक हबीब तनवीर है। हबीब तनवीर का जन्म 1923, स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हैं। तो मित्रों, आज हम ये दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। तो पहला भाग जो पढ़ लिया है उसी का थोड़ा भी रिवीजन करते हैं। तो पाठ खास बताया गया है कि जो अंग्रेज सरकार ने भारत पर जब व्यापार करने के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, लेकिन उसकी जो नीयत थी वो संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करने का। और उस समय हमारे जाबाज क्रांतिकारी वीर वजीर अली ने अंग्रेज सरकार का जो सामना किया है उसकी साहस का वर्णन किया गया है, इस पाठ में बताया गया है। तो हबीब तनवीर के द्वारा वजीर अली का वीरता और साहस का वर्णन हम पढ़ते हैं, वो एकांकी के रूप में बताया गया है। तो अंग्रेज कर्नल लेफ्टिनेंट का डेरा यानी कि गोरखपुर के जंगल में वजीर अली है वो अभी घूम रहा है अपने साथियों के साथ। उस समय जब समय था 1799, उस समय अंग्रेज लेफ्टिनेंट और कर्नल जाबाज हमारे वीर क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगलों में डेरा बनाया हुआ है। तो जंगल पे भाग है, वहाँ पर डेरा तंबू बनाया हुआ है, पूरी लश्कर के साथ वजीर अली का वो पीछा कर रहे हैं। उस समय का जो वर्णन किया गया है, तो गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी जो भाग है, रात्रि का समय है, कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों डेरा में बैठे हुए बातें कर रहे हैं कि यहाँ जंगलों में जो डेरा डाले हुए हफ्ते हो गए, इन हफ्तों बीत गए, लेकिन अभी भी वो पकड़ में नहीं आ रहा है। सिपाही भी अब तंग आ चुके हैं, ये वजीर अली पकड़ में नहीं आता है। उसे रॉबिन हुड की याद आती है, या आदमी है या भूत, हम इतने लाभ लश्कर के साथ उसका पीछा कर रहे हैं, फिर भी हमारी पकड़ में नहीं आता है। कर्नल बताता है कि वजीर अली के कारनामे रॉबिन हुड की याद दिलाती है, जो एक चमत्कारिक कारनामे करते थे। जैसे जादू का खेल आप देखते हो तो उसमें कभी किसी व्यक्ति को वो गायब कर देते हैं या तो सामने लाते हैं। ऐसा एक चमत्कारिक चरित्र है वो रॉबिन हुड, उसकी याद दिलाते हैं। उसे अंग्रेजों से सख्त नफरत थी, धिक्कार था, अंग्रेज की नीयत को पहचान गए थे। उसने 5 महीने राज किया था अवध की गादी पर, और इस दौरान उसने अंग्रेजी प्रभाव को रंग नहीं जमने दिया था, यानी प्रभाव से दूर रखा था। उसके बाद का आगे घटना है जो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सादत अली का जिक्र छेड़ा है, यानी कि सादत अली और आसिफउद्दौला जो दोनों भाई है, और आसिफउद्दौला का जो पुत्र है वो वजीर अली है। तो कर्नल ने बताया कि आसिफउद्दौला का भाई है, और जब से वजीर अली का जन्म हुआ है और वह वजीर अली और आसिफउद्दौला का दुश्मन बन गया है, क्योंकि वजीर अली का जन्म से उसे लगा कि अब ये अवध की जो गादी है, सिंहासन है, अब मुझे नहीं मिलेगा। तो उसे अंग्रेजों का साथ लिया और अंग्रेजों ने अवध के तख्त पर बिठाया, और इसलिए बिठाया क्योंकि वह विलासी आदमी था, ऐसो आराम सुख पसंद करने वाला। और उसने अवध की जो आधी दौलत, धन दौलत अंग्रेजों को दे दी, और वह खुद भी मजे करता है और अब अंग्रेज भी मौज करता है। फिर वजीर अली की जो अफगानिस्तान के राजा की दावत की जो घटना आती है, तो वजीर अली का जिक्र छिड़ने पर कर्नल ने बताया कि अफगानिस्तान को भारत पर हमला करने की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, और फिर वजीर अली ने, और फिर बंगाल के जो राजा है नवाब शमसुद्दौला ने भी उसे निमंत्रण भेजा है। लेफ्टिनेंट ने बताया कि कंपनी के खिलाफ इसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। कर्नल ने कहा बढ़ते हुए कहा कि इस लहर को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्लासी के युद्ध में और जो बक्सर के युद्ध में हमने जो सफलता प्राप्त की है वो अभी हमें वो गंवानी पड़ती है, इसलिए हमें उन पर काबू करना बहुत जरूरी है और वजीर अली को पकड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद की घटना आती है वकील की हत्या, यानी कि जब सादत अली को जब गादी पर बिठाया और वजीर अली को बनारस में तब्दील किया, उसके बाद
उसे सालाना 3 लाख रुपये जुर्माना यानी कि गुजरान के लिए मुकर्रर किया गया था। लेकिन अब उसके जो गवर्नर जनरल है उसे कलकत्ता में तब्दील करना चाहता है, तलब करना चाहता है। तब वकील के पास गए थे वजीर अली। तो कर्नल ने बताया कि वो सालों से पूरे फौज लेकर वजीर अली का पीछा कर रहा है, परंतु वजीर अली उसके हाथ नहीं आता है। वह जाबाज आदमी है, उस कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। एक कलकत्ता क्यों तलब करते हैं? तो वकील ने उसकी बात को सुना नहीं, उल्टा उसे भला बुरा कह दिया। और वैसे भी वजीर अली के दिल में अंग्रेज के प्रति जो नफरत थी, और उसी के साथ ही उसने खंजर निकाला और वही वकील का काम तमाम कर दिया। इसलिए तब यह हत्या के बाद हम फिर अब आगे पढ़ते हैं, आगे की पढ़ाई। अब लेफ्टिनेंट, अब कर्नल जो बातें करते हैं, कल से जो पढ़ा रुका था उसके बाद वहाँ से आगे लेते हैं। वकील की हत्या के बाद लेफ्टिनेंट कहता है कि मगर वजीर अली का स्कीम क्या है, योजना क्या है, उसका प्लान क्या है? कर्नल, स्कीम ये है, उसका प्लान ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंचा जाए, नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का इंतजार करे। अफगानिस्तान के राजा को दावत दिया था कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज पर चढ़ाई करने के लिए, तो उसकी राह देखे, प्रतीक्षा करे और अपनी ताकत बढ़ाए, क्षमता बढ़ाए, सैन्य बढ़ाए और सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे। यानी कि अफगानिस्तान के राजा का साथ लेकर वो अवध के तख्त पर बैठ जाए, हमला कर दे और सादत अली को हरा दे और फिर वो गादी पर बैठ जाए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने का प्रयत्न करे। इसका आयोजन था लेफ्टिनेंट। कि नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, हो सकता है, मुमकिन भी हो सकता है कि वो पहुंच भी गया हो। कि नेपाल पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर ही हफ्तों से पड़े और वजीर अली वो नेपाल पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौज है, लेकिन बहुत बड़ा लश्कर है और नवाब सादत अली खुद राजा अवध के, अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, सख्ती से, बहुत ही ध्यान से। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है, हमें पता है, स्पष्ट पता है, अच्छी तरह से मालूम है कि वजीर अली अब तक इस जंगलों में है। उस समय एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है, मतलब कि सिपाही जो बाहर पहरा दे रहे हैं वो तंबू में, खेमे में प्रवेश करते हैं। कर्नल उठकर, क्या बात है सिपाही, गोरा वाला सिपाही, कि दूर से गर्द धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि दूर से कोई घुड़सवार यहाँ आ रही है। कर्नल कहते कि सिपाही से कह दो कि तैयार रहे, सावधान हो जाए। और सिपाही सलाम करते हुए चले जाता है। लेफ्टिनेंट बाहर जाता है, खिड़की के पास देखते हैं, खिड़की से बाहर देखने के मसरूफ ध्यान में व्यस्त है। गर्द तो ऐसी उड़ रही है, धूल ऐसी उड़ रही है, मतलब घोड़ों के टापों से उड़ने वाली धूल को गर्द कहते हैं। तो गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे पूरा एक काफिला, यानी कि पूरी फौज, पूरा लश्कर चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है, एक ही सवार ऐसा लग रहा है, पर इतनी तेजी से आ रहा है कि इतनी गर्द धूल उड़ाते हुए आ रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर देखता है, हाँ एक ही सवार है और सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। सरपट यानी कि घोड़ा ऐसा हो कि जिसके ऊपर बैठने वाला व्यक्ति को जरा भी आंच न आए, जरा भी डर न लगे। घोड़े की ऐसी चाल की ये विशेषता है, सरपट दौड़ना है। तो घोड़े पर बैठने वाला को कभी थकान नहीं लगती है, आराम से बैठते हैं ये सरपट लेफ्टिनेंट। और सीधा हमारी तरफ आता हुआ मालूम होता है, ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी इस कर्नल सिपाही को बुलाते हैं ताली बजाकर। कर्नल सिपाही से कहते हैं, सिपाहियों से कह दो कि इस सवार पर नजर रखे, ध्यान रखे कि ये किस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। सिपाही को बुलाकर कहा, आदेश दिया कि उसके ऊपर नजर रखो। लेफ्टिनेंट, सूबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं हुई। सूबेदार एक गांव का एक पद है, थोड़ा संपत्ति वाला होता है, जमींदार होता है,
लगता है कि तेजी से इस तरफ आ रहा है। अब टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। घोड़े की जो टापों की आवाज़ आ रही थी वो खेमे के एकदम नज़दीक आकर वो टापों की आवाज़ रुक जाती है, यानी कि घोड़ा रुक गया। सवार बाहर से है ना, घोड़सवार यानी कि वो वजीर अली है कि मुझे कर्नल से मिलना है। घोड़ा चिल्लाकर, बहुत खूब, बहुत अच्छा। सवार सी मतलब समझ में नहीं आया, बाहर से ही घोड़ा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, मतलब घुड़सवार है वो आपको मिलना चाहता है। ऐसा अंदर आकर कर्नल से परमिशन लेते हैं। कर्नल कहते हैं भेज दो लेफ्टिनेंट। वजीर अली का कोई आदमी होगा, यानी कि अब दोनों बातें कर रहे हैं कि शायद लगता है कि वजीर अली को पकड़ाना चाहते हो, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में ऐसे बहुत भी सारे लोग थे जो अंदर अंदर फुटे हुए लोग थे, इसलिए कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, वो हमसे हाथ मिलाना चाहता हो, उसी के बदले में पैसे मिले और वजीर अली को वो गिरफ्तार करवा सके। तो वो व्यक्ति उसका हो सकता है और हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल खामोश रहो। तब सवार सिपाही के लेकर खामोश रहो, चुप रहना, चुप रहो से कहते हैं। उसी समय ही सवार यानी कि वजीर अली सिपाही अंदर आते हैं। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, एकांत एकांत, अकेलापन, मुझे कर्नल के अलावा और कोई नहीं चाहिए। कर्नल साहब यह कौन गैर पराये साहब, यह कोई गैर आदमी नहीं है, कोई पराया नहीं है। आप राजे दिल खुश होकर प्रसन्न होकर कह दे सवार कि दीवार हमगोश दारत तन्हाई। तो दीवार हमगोश दारत का अर्थ है कि दीवारों को भी कान होते हैं, यानी कि हमारी छोटी सी बात भी बाहर फैल सकती है। आजकल अफवाह ऐसे ही होती है, कभी कभी घर में हमारी बात होती है और बाहर बात चली जाती है, कैसे चली जाती है हमें पता नहीं होता। इसलिए मुझे तन्हाई चाहिए, एकांत चाहिए। उस समय कर्नल कहते हैं, लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करते हैं, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे से तन्हा रह जाते हैं, यानी कि बाहर चले जाते हैं, जरा वक्त के बाद, थोड़ा समय के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है कि आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। कर्नल को प्रश्न किया है कि तंबू, इतना लाभ लश्कर, इतनी फौज यहाँ पर क्यों आप आए हो, खेमा क्यों डाला है। कर्नल, कंपनी का हुक्म है, कंपनी का आदेश है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। वजीर अली को पकड़ने के लिए हम आए हैं और इसी के लिए हमने ये खेमा बनाया हुआ है और हम वजीर अली का पीछा कर सके, इसलिए यहाँ पर इतना लश्कर है। सवाल, लेकिन इतना लाभ लश्कर का क्या मायने, सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ना है और इतनी बड़ी फौज, इसका क्या मतलब। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतना लाभ लश्कर का कोई जरूरत नहीं है। कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, यानी कि जब भी वजीर अली को गिरफ्तार करना हो तब यह सिपाही की मदद से हम उसे गिरफ्तार कर सके। सवाल, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब, कठिन है, वो भयानक आदमी है, वजीर अली को पकड़ना ऐसा आसान काम नहीं है। कर्नल, क्यों, प्रश्न करता है सवाल। वो एक जाबाज सिपाही है, साहसी, वीर, बहादुर सिपाही है। कर्नल, वो तो मैंने भी ये सुन रखा है, आप, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि वजीर अली के कारनामे, तो बहुत मैंने सुना है, बहादुर है, साहसी है, देशभक्त है, लेकिन आप क्या चाहते हो। सवाल कहता है, चंद कारतूस, मतलब थोड़े से कारतूस चाहिए, बंदूक के अंदर जो गोली के साथ होती है। कर्नल, किस लिए, प्रश्न करते हैं। सवाल, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कि मैं भी वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता हूँ, इसलिए कारतूस चाहिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस देते हैं कर्नल, वजीर अली को नहीं, सवार को। तो ये घटना है जो कारतूस देते हुए कर्नल देते हैं वजीर अली को, हमारे वीर बहादुर सिपाही को। सवार मुस्कुराते हुए कहते हैं, शुक्रिया, क्योंकि जिसने भी हमारी मदद की है उसका हमें आभार मानना जरूरी है, तो शुक्रिया कहते हैं। कर्नल उसे कारतूस देने के बाद कहते हैं, आपका नाम। सवाल कहते हैं, वजीर अली। अब देखो, काटो तो बदन में खून नहीं,
एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, गुस्सा क्रोध तो कुछ कर सकते नहीं है। आपने मुझे कारतूस दिए, आपने मेरी मदद की, इसलिए आपकी जान बख्श करता हूँ, मैं आपको माफ करता हूँ, आपको जान बख्श देता हूँ, मैं आपको मारता नहीं हूँ। एक कहकर बाहर चला जाता है और तुरंत भागकर टापुओं की शोर सुनाई देता है। इतनी तेजी से घोड़े पर बैठ गए और अपने घोड़ा तेज दौड़ाए। तब कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। उसी वक्त पर क्रोध में हक्का बक्का रह जाता है और उसी समय लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है, कौन था ये? कर्नल दबी आवाज में अपने आप से कहता है कि वाकई एक जाबाज सिपाही था, जो साहसी सिपाही था, और दुश्मन के खेमे में भी आकर वो कारतूस मांगकर इतना साहस दिखाने वाला व्यक्ति था, इसलिए दुश्मन को भी कहना पड़ा कि जाबाज सिपाही था। तो इस प्रकार हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने देश के लिए या देश को आज़ाद करने में अपना बहुत सारा योगदान दिया है। तो ऐसे वीर क्रांतिकारी को नतमस्तक है, सलाम है, जो हमारे देश के लिए काम आए हैं। तो यहाँ पर यह एकांकी पाठ पूरा होता है। अब उसके जो यह प्रश्न अभ्यास है, जो ये लिखित और मौखिक है क ख, उसका हम आंसर के साथ साथ देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो कर्नल कॉलिंस का खेमा है वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाला हुआ था, लगा हुआ था। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? क्योंकि वो पकड़ में नहीं आ रहा था। सिपाही वजीर अली के इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि उस हफ्तों से डेरा डालने और छापा मारने के बावजूद भी वजीर अली उसके हाथ में नहीं आता है, और वे जंगल की कष्ट भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। क्योंकि जो सुविधा गांव में शहरों में मिलती है, वो सुविधा जंगलों में तो कैसे मिलेगी? तीसरा क्वेश्चन है, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि दूर से आता है, गद उड़ाते हुए घोड़ा लेकर आ रहा है। तो कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो सवार वजीर अली का कोई दूत या जानकार भी या कोई उसका साथी भी हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर ध्यान रखो, नजर रखो। फोर्थ, तो सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो सवार क्योंकि स्वयं वजीर अली था, साहसी था, दुश्मन के खेमे में आकर उसने मांगा, साहस दिखाया, तो वजीर अली था। उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को बहुत मुश्किल इसलिए कहा क्योंकि वो जाबाज था और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जान लगा सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो हार मानने वाला नहीं था। इसलिए उसने कहा कि उसकी गिरफ्तारी करना बहुत ही मुश्किल है। अब वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? उसके जो कार्य ऐसे थे। तो वजीर अली बहुत ही हिम्मती, दिलेर और बहादुर व्यक्ति था। उसके साहस और कारनामे लोगों की जबान पर थे। उसने कंपनी के वकील को उसके घर जाकर मार डाला। इसलिए ऐसे साहस भरे किस्से सुनकर उसे रॉबिन हुड का जो नामक साहसी योद्धा की याद आ जाती है। सेकंड, तो सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की जन्म यानी पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो दोनों का परिचय, सादत अली और अवध के नवाब आसिफुल्लाह का छोटा भाई था। उसे मतलब दोनों भाई, उसे उम्मीद थी कि आसिफुल्लाह की कोई संतान नहीं होगी, इसलिए वही अवध का नवाब बनेगा। परंतु जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ तो उसके सपने चूर हो गए। आशा थी कि उसे गद्दी मिलेगा, वो सपना टूट गया। उसे अपनी नवाबी खतरे में जान पड़ी, इसलिए अतः उसने वजीर अली को पैदाइशी अपनी मौत समझा। तीसरा, कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद था कि अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना। और सादत अली अंग्रेजों का मित्र था और उसके साथ दे उसने अंग्रेजों को अवध की आधी संपत्ति दे दी, 10 लाख रुपये नकद दिए तथा वो रंगरलियां बनाने के सारे सामान उपलब्ध करा दिए।
खुशी मनाना। तो इस प्रकार वो भोग विलासी आदमी था और अंग्रेजों को ऐसा आदमी चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? यानी कि वो घाघरा पहुंच गए थे, आजमगढ़। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने आजमगढ़ के जंगलों में छिपकर अपनी सुरक्षा की और वहां से वह आजमगढ़ के सैनिकों की सहायता से घाघरा पहुंच गया। तब से वो गोरखपुर के जंगलों में छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? लास्ट घटना है जो कि सवार स्वयं वजीर अली था और कर्नल कभी यह आशा नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करते हुए उसकी खेमे में चलाएगा। और वजीर अली उसकी नज़रों से बहुत खतरनाक और हिम्मती व्यक्ति था, इसलिए उसे साहस को देखकर ही और पास खड़ी अपनी मौत को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसे मारा नहीं, सहायता की, इसलिए उसकी जान बख्श दी, इसी कारण वो हक्का बक्का रह गया। अब बड़ा क्वेश्चन जो लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई? यानी कि जैसे आसिफ दौल्ला अफगानिस्तान का जो आमंत्रण किया, वजीर अली, बंगाल के नवाब, इन सब की वजह से। तो लेफ्टिनेंट के कर्नल से जाना कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब का भाई शमसुद्दौला भी उनके खिलाफ है। और इन तीनों ने कंपनी के विरुद्ध अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। इससे उसे आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में विरोध की एक लहर दौड़ गई। दूसरा, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? कलकत्ता तलब की घटना है कि वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल 2 कारणों से किया। पहला कारण यह है कि उसने वजीर अली की शिकायत की, ठीक से सुनवाई नहीं की, सुना भी नहीं, उल्टा उसे भला बुरा कह दिया, उल्टा उसे खरी खोटी सुना दिया। इससे वजीर अली के स्वाभिमान को गहरा धक्का लगा, क्योंकि वो भी राजा था। तो अंग्रेज सरकार की कूटनीति से उसे शासन छोड़ना पड़ा, इसलिए उसे स्वाभिमान पर धक्का लगा। और दूसरा कारण यह कि वजीर अली कंपनी की सरकार से नफरत करता था, यानी अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उसे नफरत था। और इन दोनों कारणों से जुड़ जाने से वजीर अली ने वकील का काम तमाम कर दिया, कत्ल कर दिया। थर्ड, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल की? कारतूस प्राप्त करने की लास्ट वाली घटना है। सवार स्वयं वजीर अली था, उसे कारतूस चाहिए थे। उसे पता था कि कर्नल कॉलिंस उसे पकड़ने के लिए अपनी फौज के साथ जंगल में डेरा डाले हुए थे, उसके पास कारतूस है, अतः वह बिना डरे कर्नल के खेमे में चला आया। उसने कर्नल के कमरे में एकांत में कर्नल से भेंट की, मुलाकात की और कर्नल ने सोचा कि यह सवार उसे वजीर अली को पकड़ने में कुछ सहायता देगा, कुछ मदद करेगा, इसलिए उसने सवार के मांगने पर 10 कारतूस दे दिए। फोर्थ, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो वजीर अली सचमुच एक जाबाज सिपाही था, वो बहुत ही हिम्मती और साहसी व्यक्ति था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान लगानी आती थी, यानी कि मौत को मुट्ठी में लेकर घूमना, उसे कोई डर नहीं था। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई, यानी कि वो राजा था, अवध के राजा यानी नवाब था, लेकिन साद अली ने अंग्रेज की मदद से उसे छीन लिया शासन। तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली, और यह हत्या शेर की मांग में जाकर, यानी कि दुश्मन के खेमे में जाकर, दुश्मन के पास से कारतूस मांगना एक आसान काम नहीं है, इसलिए कहा है कि शेर की मान में जाकर शेर को ललकारने जैसी बात थी। शेर की गुफा में जाकर शेर के सामने हिम्मत दिखाने की बात हुई। उसके बाद वो आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा, वहाँ भी निडर होकर अंग्रेजों के उस डेरे में घुस गया जो उसे पकड़ने के लिए बनाया हुआ था।
वह कर्नल को ही जान से मारने की धमकी दे आया और इन घटनाओं से पता चलता है ये सचमुच जाबाज आदमी था। तो पंक्ति है वो तो आपको लिखना नहीं है। तो अभी यहाँ पर सारे क्वेश्चन है आपको फेसबुक में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पूरा पाठ 2 भाग में डिवाइड किया गया है। दोनों भाग व्यवस्थित, दोनों वीडियो व्यवस्थित देखना है, आपको पाठ भी साथ साथ पढ़ना है और सारे क्वेश्चन है वो फेसबुक में लिखना है और लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। पाठ को ऐसे घटनाओं में डिवाइड करते हुए घटनाओं को समझकर लिखिए, पढ़िए, तो आपको पाठ जल्दी याद रहेगा। तो यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। अस्तु, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन फेसबुक में लिख